टू यूपीएससी समाचार, आवर डेली इनिशिएटिव ऑफ यूपीएससी करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करते हैं द हिंदू और हमारा मेन फोकस रहता है 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी न्यूज है उनको कवर किया जाए, प्लस एक एडिटोरियल कवर किया जाए मेंस के हिसाब से, जिसमें प्लेसेस इन न्यूज हमारा स्पेशल फोकस रहता है, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो प्री के सवाल हैं वो प्लेसेस इन न्यूज में ही रहेंगे। देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन सी न्यूज कवर अप कर रहे हैं। तो पेज नंबर 3 से हमने न्यूज ली है आपकी, कार्बन डिराइव फ्रॉम कोकोनट हस्क कैन सुपर पावर सुपर कैपेसिटर्स के हिसाब से है। तो इसमें यूपीएससी प्री 2024 में भी एक सवाल आया था इसी के रिगार्डिंग, तो उसमें भी जैसे सस्टेनेबल फ्यूल एनर्जी, इसमें ये काफी फेवरेट एरिया रहता है यूपीएससी का, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पेज नंबर 4 पे आपकी न्यूज है, जयशंकर मिले हैं अभी कतार के प्राइम मिनिस्टर से। तो इंडिया और कतार के रिलेशन क्या चल रहे हैं मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कतार की लोकेशन भी आपकी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 9 और 10 पे दो न्यूज हम क्लब करके भी देखेंगे कि हायर एजुकेशन में क्या इश्यूज अभी हमारे चल रहे हैं, और उसके अलावा एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में लाने की भी बात चल रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एजुकेशन अभी हमारी कौन सी लिस्ट में है, कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, ये भी यूपीएससी में प्री में सवाल पूछा गया है। पेज नंबर 12 पे पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग एक न्यूज है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे बार बार पूछी जाती है, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमारे एमएबी प्रोग्राम में थे। पेज नंबर 8 पे एडिटोरियल हमारा क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। ये इस टाइप के सवाल आपके मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं कि, और प्री में इसका एक सवाल बनता है कि ये आपके कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया है। तो मेजोरिटी हमारे आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में रहते हैं, वही ऑप्शन आपको प्री में मिलता है, वही आंसर रहता है। और मेंस में आपसे जजमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए क्लाइमेट की कोई जजमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे कैसे सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेके जाया जा सकता है। जो हमारा लास्ट सेक्शन है मैपिंग, उसमें हम फिजिकल डिवीजन देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि मेजर जो सी पोर्ट है इंडिया के, जैसे 13 सी पोर्ट है, उसमें बार बार यूपीएससी एचसीएस में हर तरीके से सवाल आया, और आज जो हम इंफॉर्मेशन देखेंगे वो आपका कॉम्प्रिहेंसिवली हर क्वेश्चन को कवर अप करते हुए रहेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I just want to tell about me. My name is Dr. Amit. I have done MBBS, qualified HCS 2019, and I welcome you all to Dr. Amit HCS and IAS Academy. Now let us start. देखिए, सबसे पहली जो हमारी न्यूज है, इट इज अबाउट कार्बन डिराइव फ्रॉम कोकोनट हस्क। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे सुपर कैपेसिटर बनाए जा रहे हैं, और त्रिवनंतपुरम में ये चल रहा है केरला में। और उसके रिगार्डिंग अब हम मेजरली देख लेते हैं कि सुपर कैपेसिटर और ये क्या रहते हैं। तो यहाँ पे इको फ्रेंडली और लो कॉस्ट मटेरियल को यूज करके एक सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन आपका बनाया गया है। अब एनर्जी स्टोरेज में यूपीएससी आपसे सवाल पूछता रहता है, 2024 में भी इसके रिगार्डिंग सवाल आया था। यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं कोकोनट हस्क को, जो कि मेजर एग्रीकल्चर रेजिड्यू रहता है, क्योंकि केरला में कोकोनट काफी फेमस है। सुपर कैपेसिटर्स मेनली सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज के रहते हैं, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटेंस है वो काफी हाई है, तो अच्छे से एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। सुपर कैपेसिटर के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो अल्ट्रा कैपेसिटर हैं, या फिर इलेक्ट्रो केमिकल कैपेसिटर हम इनको बोल सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज करते हैं, पहली चीज तो यही आपसे यूपीएससी में पूछी जा सकती है। नंबर 2, यहाँ पे जो स्टोरेज होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सेपरेशन होता है चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से रहेगी। ब्रीफ में पता होना चाहिए, जब भी सेपरेशन होता है तो इलेक्ट्रोड हमारी दो रहती हैं, तो यहाँ पे भी एनोड कैथोड दो इलेक्ट्रोड आपकी यूज करी जाएंगी। मेजर एडवांटेज इसके ये है कि यहाँ पे जो पावर डेंसिटी है, मतलब आप जो स्टोर कर पाएंगे कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं। साइकिल लाइफ जो है बैटरी की वो भी आपकी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली। बार बार आप मिलियंस ऑफ चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज चार्ज साइकिल बहुत ज्यादा रहती है, चार्जिंग भी बहुत फास्ट रहती है। देन टेम्परेचर रेंज जो ऑपरेशन की है वो भी आपकी काफी ज्यादा है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो यहाँ पे लोअर एनर्जी डेंसिटी भी कई बार देखने को मिलती है, कि कंपैरेटिवली कई बार लेस एनर्जी स्टोरेज भी करती है, सेल्फ डिस्चार्ज भी कई बार हो जाता है। तो ये रहेगा। नाउ एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपसे यूपीएससी में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ब्रेक आप लगाते हैं, दोबारा से एनर्जी जनरेट होती है, फिर ब्रेक लगाते हो, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। ग्रिड एनर्जी में जो हम स्टोरेज करते हैं उसमें भी यहाँ पे हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, पावर बैकअप सिस्टम में आप इसको यूज कर सकते हो। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी साथ में चलेगी तो पोर्टेबल बना सकते हैं। और यहाँ से रिसर्च से हमें काफी फ्यूचर में सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जो 2024 का मैंने आपको सवाल दिखाया था,
अब यहाँ पे दोनों चीजें हमारी चलती है इस इनिशिएटिव में। आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उनमें जो रेगुलर बेसिस पे आंसर कर रहे हैं डेफिनेटली इसमें और थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके आप लोगों को एकेडमी की तरफ से एक मतलब मोटिवेशनल या फिर प्रोत्साहन के रूप में जैसे हमें स्कूल लेवल पे गिफ्ट मिलते थे वैसे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, इसका यूज क्या होता है, तो ये सवाल आपको बताना है। सेकंड सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप से यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, जयशंकर जी कतार के पीएम से मिले हैं, तो हम एक बार इंडिया कतार रिलेशन को देख लेते हैं। हमारी दोनों की रिलेशन हिस्टोरिकल भी है और काफी लंबे टाइम से अच्छी रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन चल रही है। 1971 जब कतार आपका एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब भी कोई नई कंट्री बनती है तो इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज। यहाँ पे भी हमने वही किया। 1973 में हमने 2 ही साल बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बढ़ाए। 2008 में मनमोहन सिंह जी भी मिले, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमने कतार के साथ साइन किया था। 2-3 एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए, जाके आप अगर आपसे मेंस में इस रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछा जाता है तो विद अ मैप आप 5-6 अच्छे पॉइंट बता पाए जिसमें एग्जाम्पल भी दे पाए। मोदी जी भी 2016 में विजिट करे थे कतार में और 2019 में भी कतार में जाते हैं वो, तो ये रहेगा। नाउ इफ वी लुक एट एरिया ऑफ कोऑपरेशन, तो सबसे पहले जैसे डिफेंस में है, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस करता है, वो आपसे डायरेक्टली यूपीएससी प्री में पूछी जाती हैं। जैसे इस बार आपसे इंडिया और जो श्रीलंका की डिफेंस एक्सरसाइज है उसको पूछा गया, मैत्री शक्ति, बट उसमें ऑप्शन में बांग्लादेश दिया हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक तो हमने यहाँ पे डिफेंस इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया के हैं उनके ऑफिसर्स को भी हम ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग स्लॉट रहते हैं। फिर यहाँ पे दोहा में इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन भी हुई थी, डीमैक्स, वहां पे भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। और जो हमारी एक्सरसाइज है मैरीटाइम एक्सरसाइज वो है जहर अल बहर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2008 में भी हमने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रेड एंड कॉमर्स में देखें 2022-23 में हमारा लगभग $18 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड रहा। कतार के कंटेक्स्ट में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंडिया सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो लेता है कतार से। ये आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी में। एंड सेकंड सवाल ये हो सकता है कि जो एलएनजी है उसके आपके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 48% हमारा एलएनजी कतार से ही आता है। कल्चरल में भी हम देखें तो हमने इंडिया कतार ईयर ऑफ कल्चर 2019 में बनाया था और आजादी के महोत्सव में भी हमने कतार की इंपॉर्टेंस को रखा था। उसके अलावा जो इंडिया का आयुर्वेदा है, योगा है, वो हर जगह चल रहा है। ये कॉमन बातें आप किसी भी कंट्री के साथ डाल सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा में भी देखें तो ओवर 8 लाख पीपल आर लिविंग इन कतार, लार्जेस्ट डायस्पोरा है जो कि एजुकेशन, मेडिसिन, बैंकिंग में काम कर रहे हैं। अब ये तो हो गया एरिया ऑफ कोऑपरेशन। नाउ इफ यू लुक एट व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट विद कतार, तो सबसे पहला हमारा आता है क्योंकि कतार पाकिस्तान के साथ काफी क्लोज रहता है, स्पेशली जेन के इश्यूज में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है, चैलेंज है। उसके अलावा भी रिसेंटली इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस आपकी दी गई थी, वो भी हमने इस इशू को सोल्व किया। उसके अलावा इजराइल और कतार में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, तो हम मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के साथ बायलैटरली अच्छे तरीके से डील करते हैं, तो उसको बैलेंस करना भी स्पेशली वेस्ट एशिया में हमारे लिए बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, टेररिज्म, कतार का आइसोलेशन और चाइना जो है वो तो सब जगह ही रहेगा। अभी हमने इसको ब्रीफ में देख लिया है। वे फॉरवर्ड जब भी इसमें रहता है तो आप बैलेंसिंग वे फॉरवर्ड लेके चले, जैसे इजराइल एंड मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, क्योंकि इजराइल जूइश कंट्री है और बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो सबके साथ हम बैलेंस में लेके चले, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाए, ठीक है, और एंगेजमेंट को और बेटर से बेटर किया जा सकता है। ये सारी कॉमन चीजें रहेंगी। अगला हमारा टॉपिक है अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो इस आर्टिकल में ब्रीफली डिस्कस किया गया है कि क्या मेजर प्रॉब्लम चल रही है। उतना ज्यादा रेलेवेंट है नहीं कि एनटीए ने सीयूईटी एक एग्जाम करवाता है तो उससे यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं। इसकी वजह से मेन मुद्दा ये भी आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है सिलेबस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, या फिर कंडक्ट कराने के लिए, तो वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसमें एडमिशन बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसलिए भी एक दिक्कत आ रही है। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी आप देख लीजिए, जेएनयू में भी जैसे एकेडमिक ऑटोनॉमी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पीएचडी एंट्रेंस के भी एनटीए के थ्रू हो रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है।
रही है, ठीक है। मेन बस यही है, इसमें डिसरप्शन आ रहे हैं एडमिशन टाइमलाइन में, तो हमें चाहिए कि हम उनकी ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड कराएं इंस्टीट्यूशंस को, स्पेशली जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एनईपी में भी इसी के रिगार्डिंग बात करी गई है, और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उनको ऑटोनॉमी दी जाए, तो ये मेजरली हमारा रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें यही कि इसमें डिबेट ये चल रही है कि क्या एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में लाना चाहिए, तो ये आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है, और प्री में ये सवाल आ सकता है कि एजुकेशन फिलहाल किस में है। एजुकेशन फिलहाल आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, और वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। सेकंड सवाल ये हो सकता है कि 42nd अमेंडमेंट से बाकी कौन कौन सी चीजें ऐड हुई, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए, स्टेट में लाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो उसमें भी एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया था। इससे पहले यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि 1919 में रिजर्व और फेडरल लिस्ट में क्या क्या चीजें होती थी। फिर बाद में स्वर्ण सिंह जो कमेटी है इमरजेंसी के टाइम पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने आपकी एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए बात करी गई थी, तो 42वें अमेंडमेंट से उसको इंक्लूड भी किया गया। अब मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल यह है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने आर्टिकल 51A में एक नई चीज ऐड करने के लिए बोला गया था, वो क्या चीज थी, वो आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। 44th में इसको दोबारा से लाने की कोशिश करी गई थी स्टेट में, बट वो दोबारा से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर हम दूसरी कंट्रीज में भी देखते हैं, कई बार कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यूएसए में भी देखिए स्टैंडर्ड और जो सेट्स हैं वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट देखती है, जबकि फाइनेंशियल एड एंड द पॉलिसी गाइडेंस को सेंट्रल लेवल पे देखा जाता है। कनाडा में थोड़ी सी ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास ज्यादा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। जर्मनी में भी सेम चल रहा है। साउथ अफ्रीका में नेशनल डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखता है। तो हर जगह अलग अलग प्रोसेसेस में रहते हैं। हमारे यहाँ पे मेजरली जो अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नीट यूजी के एग्जाम को लेकर चल रहा था, या फिर नीट पीजी का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किया गया, तो ये दिक्कतें हमारे यहाँ पे आ रही हैं। सेकंड, देखिए कंकरेंट लिस्ट में जो हमने रखा हुआ है उसके मेन आर्गुमेंट क्या है, उसके फायदे ये हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, सिनर्जी रहती है बिटवीन ऑल द स्टेट्स एंड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, एक कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। थर्ड, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आपका सेंटर की तरफ से भी मिलता रहता है। अब अगला सवाल कुछ फैक्ट की फॉर्म में मेरा आपसे ये है कि इन फैक्ट्स को आप अपने मेंस में भी डालें जरूर, ताकि आपका आंसर और अच्छे से अच्छा हो, कि एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल लेवल पे वो कितना है, और सेकंड हेल्थ में कितना है। हमने पहले भी हेल्थ वाले में देखा था। अभी देखिए लगभग 85% तो स्टेट ही देते हैं, 15% सेंटर से आता है। अगर हम देखें कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करने के क्या फायदे रहेंगे, नंबर 1, स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलेगी। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो उसी हिसाब से खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी एंड लोकल अडेप्टेशन भी रहेगा। टेलर मेड एजुकेशन पॉलिसीज बना सकते हैं। नेटिव लैंग्वेज को किस तरीके से इंक्लूड करना है, स्पेशली इन द हायर एजुकेशन, वो भी पॉसिबल रहेगा। करप्शन अकाउंटेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रह पाएगी, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा। बट चैलेंजेस अगेन नीट वाला जो हमने ऊपर देखा वो रहेगा ही रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि ये कॉमन से आप हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोडक्टिव डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट किया जाए, ठीक है। टेलर्ड पॉलिसीज को शुरू से ही रखा जाए, ऑटोनॉमी दी जाए कंडक्टिंग टेस्ट एंड सिलेबस एडमिशंस में। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड करने की बात करी गई है। ये आपका एचसीएस मेंस में भी सवाल आया था, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे सेंट्रल रोल को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन आप मान लीजिए, लॉ कमीशन के रिगार्डिंग भी हमारी एक बॉडी रहती है जो कि लॉ के सिलेबस और इन सब चीजों को रेगुलेट करती है, तो वो भी हमारा रहेगा। फिर एक प्री की इंफॉर्मेशन आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर हम सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल आपसे ये भी है कि जो सब्जेक्ट हैं ये कौन से शेड्यूल में आपके मेंशन करे गए, जो कि हमारा सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बता देता हूं कि यूनियन लिस्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट रहता है उसमें लेजिस्लेट करने की पावर भी यूनियन की है, एग्जीक्यूशन की भी पावर यूनियन की ही है। स्टेट लिस्ट में दोनों पावर आपका स्टेट के पास होती है, कंकरेंट में दोनों एग्जीक्यूट दोनों के पास पावर होती है लेजिस्लेट करने की, बट एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेट को प्राइमरली दिया जाता है अंटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द एक्ट की सेंटर ही लेजिस्लेट करना चाहता है, सॉरी एग्जीक्यूट करना चाहता है। अब एक और चौथी चीज होती है, दैट इज रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर में क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो नए नए टाइम पीरियड के साथ आती है, जो कि इन तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, तो उसमें लेजिस्लेशन की पावर भी आपका सेंटर के पास है एंड एग्जीक्यूशन की पावर भी आपका सेंटर के पास है। तो ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है चारों की चारों। यहाँ पे आर्टिकल 240 जो है वो भी इन पावर्स को डिवाइड करता है। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, अभी 99 हमारे पास हैं। सेम जैसे एग्जांपल देखिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो यूनियन लिस्ट में दी गई हैं। आपसे डायरेक्टली इस टाइप के सवाल यूपीएससी 24 में, इस आज वाली में से यूपीएससी 24 में काफी चीजें आई हैं। जैसे सेंटर स्टेट में जो ट्रेड रहता है
उसके रिगार्डिंग भी 4 स्टेटमेंट देकर आपको यूपीएससी 24 में सवाल पूछा गया था कि कौन सी सेंटर में रहेगी या स्टेट लिस्ट में रहेगी। स्टेट में ओरिजिनली 61, सॉरी 66, अभी 61 है। कंकरेंट में हमारे बढ़ाए गए हैं, पहले 47 थे, अभी आपके 52 करे गए हैं। जो 5 ऐड करे गए थे वो है हमारे, उसकी सिंपल सी ट्रिक है WEF। डब्ल्यू क्या है? वेट। डब्ल्यू क्या है? वाइल्ड लाइफ। ई क्या है? एजुकेशन। एफ क्या है? फॉरेस्ट। और उसके अलावा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस ये या सोशियो इकोनॉमिकल प्लानिंग हमारा एक सब्जेक्ट रहता है, ये आपका सेंटर में आता है, स्टेट में आता है या फिर कंकरेंट में आता है? आज मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, आई होप आप इन सबका आंसर करेंगे। अब अगला हमारा नेक्स्ट न्यूज है, इट इज अबाउट द लोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन न्यूज। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे है, आंसर इज असम। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या क्या पाया जाता है, तो ये आप आसाम के हिसाब से ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे पवित्रा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। अच्छा, सिक्किम में एक ऐसी चीज पाई जाती है जो कि एक मिक्स्ड वाइल्ड लाइफ या मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका आप नाम बताएंगे तो वो बताएंगे। अब पवित्रा में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वन हॉर्न्ड राइनो जो कि इंडिया में यूनिकली पाए जाते हैं, तो उसकी हाईएस्ट डेंसिटी है पवित्रा में। पवित्रा को मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है क्योंकि जितना भी लैंडस्केप है वो इनका मैच करता है। ये यूपीएससी में आपसे पूछा भी गया है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के अलावा लेपर्ड है, लेपर्ड कैट है, फिशिंग कैट है, जंगल कैट है, बफेलोज हैं, वाइल्ड पिग है, चाइनीज पेंगोलिन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 72% एरिया यहाँ पे आपका सवाना डोमिनेटेड है। ठीक है, सवाना हमारे कौन से ट्रॉपिकल होते हैं या टेम्परेट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वन हॉर्न राइनो के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, नंबर 1 आईयूसीएन लिस्ट में जो हमारा रहता है उसमें ये वल्नरेबल है। आईयूसीएन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आपका आता है तो आपको पता होना चाहिए वो एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। नंबर 2 ये आपके पाए जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल एंड यूपी में। 2640 अप्रोक्सीमेट है, ये इतने राइनो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से 2400 तो आपके सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। और जो ये नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व भी है आपका, ये ध्यान रखेंगे। अगली जो एडिटोरियल हमारा, अभी हमारी प्री की लगभग न्यूज हो गई हैं, अब हम एडिटोरियल में आ रहे हैं। एडिटोरियल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आज एडिटोरियल है, इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज पे कोर्ट की एक जजमेंट आई है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जजमेंट का नाम क्या है। जैसे यूपीएससी 2022 में सवाल आया था, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के हमारे एडिटोरियल के हिसाब से आपका हो सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स क्लाइमेट चेंज एज अ राइट इन एम के रंजीत सिंह जजमेंट, हाउ कैन द पोटेंशियल क्लाइमेट लेजिस्लेशन इन द इंडिया कैन एड्रेस द ड्यूअल इंपैरेटिव ऑफ मिटिगेशन एंड द अडेप्टेशन। ये एक काफी पोटेंशियल क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखो इंडिया में अभी रंजीत सिंह जजमेंट में इसको जब ऐड किया गया क्लाइमेट राइट में, तो सबसे पहले ये हमारा आर्टिकल 21 में ऐड किया गया है, आपको ऑप्शन में इस हिसाब से मिलेगा। और सेकंड ये ऐड किया गया है आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं डेफिनेटली आपको दोनों करने हैं, बट प्राइमरली 21। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट लेजिस्लेशन को लेके उतना स्ट्रॉन्ग ज्यादा कुछ है नहीं, तो इवन दो राइट टू एनवायरमेंट आपका आर्टिकल 21 में पहले भी ऐड किया गया था, बट कुछ उतना कंक्रीट यहाँ पे नहीं था। तो नंबर 1 तो यही है, रंजीत सिंह वर्सेस अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट आई है, तो राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी में ऐड किया गया है। तो यहां से आपके दोनों राइट जो है वो एक्सपेंड हुए हैं। प्री में भी ये सवाल डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो केस चल रहा था वो चल रहा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके। अब क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको इसका आईयूसीएन स्टेटस भी पता होना चाहिए, कहां कहां पे पाया जाता है। यूपीएससी में पूछा गया था कि राजस्थान में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यहाँ पे बिजली के पोल और ट्रांसमिशन लाइन जा रहे थे, तो ये जो बर्ड्स हैं ये उससे टकरा जा रहे थे और इनकी डेथ हो रही थी, इसलिए इनका डिक्लाइन हो रहा था। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है और इसकी सिग्निफिकेंट। बट अब जब जजमेंट आई है तो उसकी मेजर सिग्निफिकेंट है बैलेंसिंग की, कि आप सिर्फ डेवलपमेंट के हिसाब से वो नहीं कर सकते, आपको सिटीजन्स को भी एम्पावर करना पड़ेगा और क्लाइमेट राइट्स को भी प्रोमिनेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से एक बैलेंसिंग, आपको लार्ज स्केल जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको बैलेंस करना ही जरूरी है। तो एक बैलेंसिंग अप्रोच आपकी हमेशा रहनी चाहिए, तो ये जरूरी है। नाउ इसके मेजर जो पोटेंशियल है वो सबसे पहला ये आता है कि हमें क्लाइमेट लेजिस्लेशन की नीड है। इवन दो वी हैव एनवायरमेंट एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, बट फिर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हमारे पास नहीं है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होगा तो चीजों को और बेटर बनाया जा सकता है। उससे फायदा क्या है कि हम एक नेशनल विजन बना पाएंगे, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर पाएंगे, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है,
एनर्जी सेक्टर्स, इसमें चीजों को मैनेज कर पाएंगे और इसमें हम मतलब कार्बन ग्रोथ को भी कम कर पाएंगे। तो आप मिटिगेशन के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, एडेप्टेशन के हिसाब से भी, कि चीजों को होने के बाद, चीजों को होने से पहले कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इंडिया के हिसाब से। अब इसमें देखिए अलग अलग टाइप के हमारे क्लाइमेट लेजिस्लेशन हो सकते हैं, जैसे रेगुलेटरी या अनेबलिंग हो सकता है जिसमें आप चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल हो सकता है जहां पे आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जैसे कि एनजीटी है, एनजीटी एक्ट। अच्छा, कौन से ईयर में आया था एनजीटी एक्ट बताइए। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे रेगुलेटरी यूके में है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, केनिया में है। और एनेबलिंग में क्या होता है कि आपको प्रोसीजरल फ्रेमवर्क बताया जाता है कि इस तरीके से आपको लेके चलना है। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे नॉलेज शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये हमारा रहता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अकाउंटेबिलिटी आप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ वर्ड्स रहते हैं, ये बार बार आपके चलते रहते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो स्टेट्स के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ आप बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हो अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है तो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। लोग हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, बिजनेस हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, दोनों का एक बैलेंस बना सकते हैं, रेगुलेटरी अनेबलिंग का या फिर इंस्टीट्यूशनल का, इंक्लूसिव ग्रोथ हम रखें, इस टाइप से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए। आज के जो 5 मेजर क्वेश्चन आपके हैं वो है कि आपको बताना है कि एसडीजी 3 क्या है, 11 क्या है, 14 क्या है, 6 क्या है, एंड जेंडर इक्वालिटी वाला एसडीजी हमारे कौन से में आता है। 17 के 17 एसडीजी आपको पता होना चाहिए, मेंस में भी आपको मेंशन करने पड़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे इज आवर मेजर फिजिकल डिवीजन इन इंडिया। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, हमने अभी इंडियन फिजिकल डिवीजन को ही हम देख रहे थे, आज हम देखेंगे सी पोर्ट। यहां से ऑलरेडी काफी सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। इंडिया में 13, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मेजर पोर्ट्स हैं 205 माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अब यहाँ पे 9 हमारे कोस्टल स्टेट हैं जो ये हमने मैप में जो है वो मेंशन कर रखे हैं। गुजरात से लेके नीचे की तरफ आते जाओ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, फिर आप इधर से चले तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये सारे के सारे रहेंगे। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि इन सब में से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपकी किसकी है, तो वो भी आप बताएं। आज बहुत सारे सवाल मैंने आपको पूछ लिए हैं तो सारे ही बताने की कोशिश करना है। तो ये हमारी लोकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं गुजरात में है आपका कांडला, मुंबई में, महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई पोर्ट हो गया और एक जेएनपीटी है। फिर गोवा में है मर्मगोवा, गोवा 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 मर्मगांव, मर्मगांव गोवा आ रहा है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। मैंगलोर में है आपका तो कर्नाटका हो जाएगा, कोची में हो गया, केरला का हो गया, तमिलनाडु में तुतिकोरिन है, चेन्नई है, एन्नोर है। एन्नोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चेन्नई के आसपास ही हैं, एन्नोर, ये ध्यान रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर हमारा सेपरेट है, विशाखापट्टनम है, वाइजैक, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, ये अभी हमारा सबसे बिजी पोर्ट बन गया है, ये सवाल यूपीएससी में भी आपका पूछा गया था। कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट टाइडल पोर्ट है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ईस्ट कोस्ट में जो हमारे मेजर पोर्ट है, जैसे कि चेन्नई, तुतिकोरन, विशाखा, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। एन्नोर जो है इट इज रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर लगभग 68% है। अब देखिए कांडला पोर्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला, ये एज ए ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया गया, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। एक सवाल तो यही पूछा गया था कि कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके क्या किया गया है, ये। नंबर 2, ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट एक और हमारा आगे आएगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया। मुंबई में ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, यहाँ पे 3 एनक्लोज्ड वेट डॉक्स हैं, प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक एंड इंदिरा डॉक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया आपका माना जाता है। जेएनपीटी इज द नेक्स्ट वन, थर्ड, जो कि आपका महाराष्ट्र में रहेगा, इसको नवा शेवा मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। 100% लैंड लोड पोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। फोर्थ, मरमगांव गोवा, कौन सी रिवर पे है, जुआरी रिवर पे है, नेचुरल है, आयरन का एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो हमारे इधर की बेल्ट में रहेंगे ज्यादातर आयरन के रहेंगे, बीच वाले धारवाड़ रीजन में, ठीक है। जैसे मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटक, ये भी आयरन करेगा, नेचुरल पोर्ट। कोची अगेन नेचुरल, स्पाइसेस, टी एंड कॉफी, क्योंकि केरला में हमारे स्पाइसेस ज्यादा फेमसली पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है कलकत्ता पोर्ट। कलकत्ता का नाम ये भी पूछा गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया था। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसको डायमंड हार्बर के नाम से भी आपका जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ट्विन डॉक सिस्टम है, एक है कलकत्ता डॉक सिस्टम ईस्टर्न बैंक पे ईस्ट साइड में, और एक है हल्दिया जो कि वेस्ट में है। यहां से क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, देखो, जूट, टी, कोल, स्टील, जो कि आसपास वाले एरिया में आपका मिलता है। जूट सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी रहता है वेस्ट बंगाल। पैरादीप पोर्ट अगेन आर्टिफिशियल पोर्ट, सबसे ज्यादा अभी कंटेनर के हिसाब से ये हो गया, महानदी रिवर पे है, आयरन और
एल्यूमिनियम का आपका एक्सपोर्ट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वाइजैक नेचुरल पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको जरूर याद रखनी है, आयरन कोल एल्यूमिनियम के कंटेक्स में रहेगा। इन्नौर 24 किलोमीटर है चेन्नई से, आर्टिफिशियल पोर्ट है, आयरन कोल पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम यहाँ पे आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा चेन्नई पोर्ट, चेन्नई को मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये अभी जैसे सेकंड लार्जेस्ट जेएनपीटी के कंटेक्स में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना है इस इंफॉर्मेशन को कि पारादीप नंबर 1 पे हो गया, सेकंड जेएनपीटी, थर्ड हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पोर्ट है अगेन तुतिकोरिन, इसको वीओ चिदम्बरम के नाम से बनाया गया है, आर्टिफिशियल गल्फ ऑफ मन्नार में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे की तरफ। कोल, सॉल्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर यहां से जाते हैं। लास्ट पोर्ट है हमारा वाधवान पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 13th है, महाराष्ट्र में आपका है। एसपीवी बनाया गया है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, हमारी जो अर्बन गवर्नेंस है उसमें भी एसपीवी आता है, वो भी आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए कि ये क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। पीपीपी मॉडल पे है, और इसको ऑल वेदर ऑल कार्गो सैटेलाइट पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सैटेलाइट पोर्ट बेसिकली एक दूसरे पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर के बारे में। पोर्ट ब्लेयर में देखो, ये पोर्ट मेनलैंड इंडिया को थ्रू शिप एंड फ्लाइट कनेक्ट करता है, और सऊदी अरेबिया और यूएस सिंगापुर के बीच में हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो हमारी इंटरनेशनल शिपिंग लाइन है उनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, तो ये भी आपके पहले सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, ये भी आपको बताना चाहिए मैप के हिसाब से। मैप की मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक कंप्लीट क्लास ली हुई है 8 to 9 आवर्स की, उसको आप देख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग ऑल योर मैप, जो कि आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो वो आपको उतना ही मदद देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अपने कमेंट्स को शेयर करें एंड शेयर योर व्यूज, हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे विद स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।